नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि CGPSC के प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी को होने जा रहा है, जिसमें करंट अफेयर का वेटेज काफी ज्यादा होता है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का रिवीजन MCQ के माध्यम से मैं लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा पहल जो है आपकी तैयारी को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। तो चलिए आइए आज का सीरीज हम शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है आपका योजना से, जिसमें कृषक उन्नति योजना से संबंधित कथन सत्य पर हमको विचार करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। बी, धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल में की जाएगी। एक ही किस्त में MSP से अतिरिक्त राशि को किसानों को प्रदान किया जाएगा। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आपको सही कथन का चयन करना है। तो हम देखेंगे तो कृषक उन्नति योजना क्या कहता है, इस पर भी विचार कर लेते हैं। कृषक उन्नति योजना ये कहता है कि इस पे जो धान की खरीदी होगी वो प्रति एकड़ जो होगा वो 21 क्विंटल खरीदा जाएगा। लेकिन यहां पर जो राशि की बात कही गई है तो ध्यान रखिएगा, कितने रुपए क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा, तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा बात यह कि MSP से अतिरिक्त राशि, मतलब हम सभी जानते हैं कि जो धान के लिए अभी जो MSP निर्धारित है वो 2183 रुपए जो है धान सामान्य के लिए है, और धान ग्रेड A के लिए जो है वो 2203 रुपए रखा गया है। इसके अलावा हम जानते हैं कि 3100 में पूरा धान का खरीदी करना है प्रति क्विंटल, और अभी आपके में खाते में 2183 रुपए के हिसाब से आ रहा है। जो शेष राशि जो है, जो बच गया, ये तो भारत सरकार तय करेगा, MSP जो है केंद्र सरकार, और हमको छत्तीसगढ़ सरकार कितने में धान खरीद रहा है, 3100 रुपए में। तो जो शेष राशि जो बचेगा वो एक ही किस्त में जो है वो प्रदान किया जाएगा, ये C स्टेटमेंट कह रहा है। तो एक ही किस्त में MSP से अतिरिक्त राशि को किसानों को प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा तीनों जो ऑप्शन है वो सही है कृषक उन्नति योजना के माध्यम से, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आपका डी आंसर होगा। क्लियर है। आइए हम इसी को एक्सप्लेन भी किए हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है कि यह कृषक उन्नति योजना प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। राशि जो रहेगा वो 3100 रुपए का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का राशि 2183 सामान्य का है। एक ही किस्त में पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जो शेष राशि होगा MSP से अतिरिक्त राशि को। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुशासन दिवस के अवसर पर 300 रुपए प्रति क्विंटल प्रति एकड़ बोनस राशि 2014-15 और 15-16 के लिए दिया गया है। इसका आयोजन कहां से शुरू हुआ और क्या था, राशि क्या थी, इसको हमको जानना है। तो ध्यान रखिएगा, सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर जो है वो 2023 को याद रखना है। अभनपुर ब्लॉक याद रखना है, जिला कौन सा, तो रायपुर। उसमें एक गांव है जिसका नाम है बेंद्री ग्राम। बेंद्री ग्राम में आयोजन होता है, और 2014-15 और 15-16 के लिए जो 300 रुपए बोनस राशि है उसको प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा 3716 करोड़ रुपए की राशि जो है वो वितरण की जाती है। आप याद रखिएगा, एक तो आपको याद रखना है 2014-15 और 2015-16, ये दोनों के लिए जो है 300 रुपए प्रति एकड़ की दर से बोनस राशि जो बचा हुआ था 2 साल का, उसको पूरा करके सरकार अपना वादा निभाता है। क्लियर है। तो आपको पूछ रहे हैं कि इसका आयोजन कहां हुआ और राशि क्या थी, तो याद रखिएगा आयोजन बेंद्री ग्राम में हुआ, अभनपुर ब्लॉक है, जिला रायपुर, और याद रखिएगा कितना, तो 3716 करोड़ रुपए। तो देखिए बेंद्री ग्राम 3716 करोड़ रुपए। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, आपका विकल्प होगा आपका बी आंसर। क्लियर है। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा धान बोनस वितरण कार्यक्रम बेंद्री ग्राम आपका अभनपुर ब्लॉक सुशासन दिवस के अवसर पर होता है। 3716 करोड़ रुपए होगा। 11,76,815 किसान जो है वो लाभान्वित होते हैं इससे। क्लियर है। ईयर याद रखना है 14-15, 15-16 के लिए प्रति एकड़ जो है वो 300 रुपए की राशि से बोनस वितरण किया गया था। क्लियर है। इसी के साथ साथ में कुछ और
घोषणाएं की गई थी कि जो आयुष्मान कार्ड है के लिए राशि जो निर्धारित है 5 लाख उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया जाए। साथ ही साथ में चरण पादुका वितरण जैसे भी योजनाओं को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप इस चीजों को भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है छत्तीसगढ़ शासन की शक्तिपीठ परियोजना में कौन शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के चारों धाम के तर्ज पर शक्तिपीठ परियोजना का शुभारंभ किया गया है। जैसे भूतपूर्व जो सरकार था वो राम वनगमन पथ पर जोर दे रहे थे, वैसे ही यहां पर जो उत्तराखंड के चारों धाम के आधार पर शक्तिपीठ का जो है परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 5 नाम हमको याद रखना है। ये 5 नाम कौन कौन है तो हम ध्यान रखेंगे, जिसमें पहला हमको याद रखना है कुदरगढ़ी माता का मंदिर, जिसमें मां बागेश्वरी माता का मंदिर विराजमान है। दूसरा याद रखना है रतनपुर में महामाया माता का मंदिर। तीसरा नाम याद रखना है डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता का मंदिर। और चौथा चंद्रहासिनी माता का मंदिर। और 5वां मां दंतेश्वरी का मंदिर। ठीक, तो ये 5 जो है वो शक्तिपीठ परियोजना के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा कुदरगढ़ी माता सूरजपुर ये सम्मिलित है, दंतेश्वरी माता ये भी सम्मिलित है, महामाया माता का मंदिर ये भी शामिल है, खल्लारी माता जो है ये शामिल नहीं है, इसलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा, आपका डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो देखिए शक्तिपीठ परियोजना उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना के आधार पर चालू किया गया है। 5 हमको नाम याद रखना है 5 शक्तिपीठ परियोजना में, जिसमें अभी हम विकल्प के आधार पर देखें तो खल्लारी माता जो महासमुंद में मंदिर है वो शामिल नहीं है। कुदरगढ़ी माता, चंद्रहासिनी माता, दंतेश्वरी माता, बमलेश्वरी माता और महामाया माता ये सम्मिलित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की वार्षिक आर्थिक सहायता राशि कितनी है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि राजीव गांधी भूमिहीन योजना जो है पूर्व सरकार के द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसमें शुरुआत में राशि 6,000 रुपए प्रति वर्ष रखा गया था। उसके बाद 1,000 रुपए की धनराशि बढ़ाई गई थी, 7,000 कर दी गई थी। लेकिन अभी जो वर्तमान में भाजपा का सरकार है उन्होंने नाम परिवर्तन कर दिया और इसका नाम रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। अब इसमें जो राशि है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब राशि 7,000 ना होकर के 10,000 रुपए है। कितना है? 10,000 वार्षिक होगा, इस बातों को भी ध्यान रखना है। तो 10,000 रुपए जो राशि है ये क्या होगा, आपका वार्षिक होगा। तो चलिए इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना 10,000 रुपए जो है वार्षिक मिलेगा, और ये किन्हें मिलेगा, तो भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को ये राशि वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका छत्तीसगढ़ में पद्मश्री 2023 पुरस्कृत से संबंधित कथन सत्य नहीं है। पहला, उषा बारले जी, अजय मंडावी जी, डोमन सिंह कुंवर जी को प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल 2023 का जो पद्मश्री है ये तीनों को प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन, उषा बारले जी वेदमती शैली पंडवानी से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, उषा बारले जी जो है वो पंडवानी से संबंधित तो है, लेकिन ध्यान रखना है वेदमती शैली से नहीं, ये कपालिक शैली से संबंधित है, इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो जा रहा है। तीसरा, अजय मंडावी जी जो है प्रसिद्ध काष्ठ शिल्पकार कांकेर से संबंधित हैं। बिल्कुल याद रखना है, कांकेर से गोविंदपुर जगह है उनसे संबंधित है अजय मंडावी जी, काष्ठ शिल्पकार हैं। डोमन सिंह कुंवर जी है जो बालोद से तथा नाचा कलाकार है। तो ये भी याद रखना है, नाचा कलाकार है, बालोद के लाटा बोर्ड से संबंधित है। तो इसलिए जो याद रखना है, बी कथन जो है ये गलत हो जा रहा है। पंडवानी से तो संबंधित है लेकिन वेदमती शैली नहीं है, कपालिक शैली है, इसलिए इसका सही विकल्प जो है वो बी हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। आपको पेपर में पूछा गया है सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। क्लियर है? इसके बाद हम ध्यान रखेंगे, तो ये आपका उषा बारले जी जो है भिलाई से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, पंडवानी से संबंधित है। इसके बाद अजय मंडावी जी गोविंदपुर कांकेर से संबंधित है,
काष्ठ शिल्पकार है, और ये है आपके डोमन सिंह कुंवर जी जो लाटा बोर्ड बालोद से संबंधित है और नाचा से संबंधित है। आया बात समझ में क्लियर? तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रखना है। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाचा महोत्सव 2023 क्रम एवं विजेता है। तो ध्यान रखिएगा, राउत नाचा महोत्सव जो है 2 दिसंबर 2023 को, ये क्रम जो था वो कौन सा था? आपका 46वां क्रम था। आया बात समझ में? इसका आयोजन कहां होता है? तो इसका आयोजन कहां हो रहा है? तो बिलासपुर में होता है इसका आयोजन। और इसमें जो विजेता था वो इस बार जो है विजेता वो बसिया दल है। कौन है आपका? बसिया दल। अभी तक परसदा दल जो है वो लगातार जीतते आता था, इस बार नए दल जो है वो विजेता के रूप में सामने आए हैं और उनका नाम क्या है? आपका बसिया दल। आया बात समझ में? तो इस प्रकार से याद रखिएगा, 46वां क्रम का है। 1978 से बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। याद रखना, इस बार का जो विजेता है वो कौन है? आपका बसिया दल। क्लियर है? तो राउत नाचा महोत्सव 46वां संस्करण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और अब खेल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 से संबंधित असत्य कथन पर विचार करना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़े पेपर में, क्योंकि हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ पाते। ठीक, असत्य है कि सत्य है पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए आप ध्यान रखें, असत्य कथन पर विचार करने कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन यह है कि इस ओलंपिक का दूसरा संस्करण का शुभारंभ 17 जुलाई 2023 को किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आपको पहले ही ध्यान लेना है कि जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का ये दूसरा संस्करण है ओलंपिक का जो आयोजन किया गया, इसका आयोजन हरेली पर्व के दिन से शुरुआत होता है, मतलब 17 जुलाई से प्रारंभ होकर के 27 सितंबर तक इसका आयोजन होता है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा, इसका शुभांकर बछरू एवं आयोजन 6 चरणों में संपन्न होगा। बिल्कुल सही बात है, इसका आयोजन जो है वो 6 चरणों में संपन्न होगा और शुभंकर कौन है? आपका बछरू है। इस बार रस्सी कूद और कुश्ती को शामिल कर कुल 16 खेल शामिल हुए हैं। ठीक है, सही कहा जा रहा है, क्योंकि पहला जो संस्करण था उसमें 14 खेल शामिल थे। ठीक, अभी रस्सी कूद और कुश्ती को शामिल किया गया, अब कुल मिलाकर के 16 खेल शामिल हैं, जिसमें 8 खेल एकल और 8 खेल दलीय खेल होगा, मतलब टोटल 16 खेल होगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जो शुभंकर है बछरू, तो बछरू के गले में सुहाई का माला एवं 36 नंबर की जर्सी छत्तीसगढ़िया संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है कहा जा रहा है। तो बिल्कुल ये भी सही कथन है, क्योंकि जो बछरू है उसके गले में सुहाई है और उसके जर्सी का नंबर 36 है। क्यों रखा गया है? क्योंकि 36 नंबर की जर्सी छत्तीसगढ़िया संस्कृति को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो ये भी कथन सही है, मतलब सभी कथन इसमें संबंधित है, सही है, इसलिए आपका विकल्प जो है ई आंसर सही होगा। क्लियर है? ठीक, इसके बाद और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम जैसा कि बात किए कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 जो है वो 6 चरणों में पूर्ण होगा। तो 6 चरण कौन कौन से हैं, इस पर भी आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि किस आधार पर हम खेलों को आगे बढ़ाते जाएंगे, स्तर के आधार पर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको पूछा गया है कि मितान क्लब, फिर विकास खंड, फिर जोन, फिर जिला, फिर संभाग, फिर राज्य। तो आपको तो ये समझ में आ रहा है, फिर जिला, संभाग, राज्य, तो ऐसे विकल्प तो ठीक है। यहां पर मेन आपको 3 चीजों को जमाना होगा। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि राजीव मितान क्लब, जो मितान क्लब है वहां से खेल का आयोजन शुरुआत होगा। ठीक, मितान क्लब के बाद में आपको जोन स्तर पर जाना है। कौन से स्तर पर जाना है? जोन स्तर पर। जोन के बाद आपको याद रखना है विकास खंड। क्या आपका? विकास खंड। विकास खंड के बाद में आप पहुंचेंगे कहां? जिला। जिला के बाद आप कहां पहुंचेंगे? तो संभाग, और संभाग के बाद आप कहां जाएंगे? तो राज्य। तो ध्यान रखिएगा, मितान क्लब के बाद में आपको जोन याद रखना है, फिर विकास खंड, फिर जिला, संभाग, राज्य। तो इस आधार पर आपका विकल्प क्या हो जा रहा है? सी आंसर आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 आयु वर्ग सम्मिलित है। कौन कौन से आयु वर्ग सम्मिलित है ये भी याद रखें। तो 3 भागों में याद रखना है। अगर श्रेणी के आधार पर चलेंगे तो 3 आधार पर बांट दिया गया। ठीक, अब ये 3 आधार कौन कौन होगा? तो एक आपको याद रखना है 18 वर्ष तक के एक श्रेणी में रखा गया है, फिर दूसरा 18 से 40 वर्ष तक दूसरे श्रेणी में, और एक 40 वर्ष से आपका ऊपर। आया बात समझ? मतलब 3 श्रेणी में जो है वो खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम वर्ग 18 वर्ष तक, बिल्कुल सही है। दूसरा वर्ग 18 से 40 तक, और तीसरा 40 वर्ष से अधिक। मतलब तीनों वर्ग जो है सम्मिलित हैं इसमें, इसलिए उपरोक्त तीनों जो होगा वो सही होगा। क्लियर हुआ? तो आइए अब हम लोग थोड़ा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 जो है उनका आयोजन 17 जुलाई 2023 से प्रारंभ होता है और 27 सितंबर 2023 तक चलेगा। आयोजन जो है वो दूसरी बार है, दूसरा संस्करण है। शुभंकर बछरू है। रस्सी कूद एवं कुश्ती को शामिल करने के बाद अब कुल खेलों की संख्या 16 हो जाएगी। प्रतियोगिता 3 श्रेणी में, प्रथम वर्ग 18 वर्ष तक, दूसरा वर्ग 18 से 40 वर्ष तक, और तीसरा 40 वर्ष से अधिक आयु के वर्गों को रखा गया है इन 3 श्रेणियों में। इसके बाद यदि हम प्रतियोगिताओं के स्तर को देखेंगे तो 6 स्तर में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, मितान क्लब के बाद जोन, फिर विकास खंड, फिर जिला, फिर संभाग, उसके बाद राज्य स्तरीय होगा। इस प्रकार से विभाजित किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में सही कथन नहीं है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सही कथन नहीं में ध्यान रखें। पहला, इसका आयोजन गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, संस्करण कौन सा है? तो 37वां नंबर का है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित होता है? गोवा में। तिथि क्या है? तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक इसका आयोजन होता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इसका अगर शुभंकर बात करेंगे तो मोगा है। थीम क्या है? तो गेट सेट गोवा है। छत्तीसगढ़ का स्थान 28वां स्थान है। ध्यान रखना कि इस प्रकार से इसका शुभंकर मोगा और थीम गेट सेट गोवा, ये भी कथन सही है। छत्तीसगढ़ का स्थान 28वां था, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ से आकर्षी कश्यप को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड मेडल नहीं, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, बैडमिंटन से संबंधित है आकर्षी कश्यप, ये भी पूछा जा सकता है। ये कथन सही नहीं है और हमारे क्वेश्चन में कौन सा सही कथन नहीं है पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम 37वां राष्ट्रीय खेल के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजन गोवा में, शुभंकर मोगा। ठीक, तिथि 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक, थीम गेट सेट गोवा। क्लियर? इस प्रकार से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है आपका सुमेलित कीजिए मंत्री और विभाग। ऐसा भी क्वेश्चन हमारे सामने बनता है कि मंत्रियों के नाम दिया जाता है और विभागों का आवंटन जो हुआ है उनको दिया जाता है और सुमेलित करने भी पूछा जाता है। तो इसी पैटर्न पर हम चल रहे हैं कि जैसा संभावित क्वेश्चन आपके सामने नजर आ जाए। अब अगर हम देखेंगे तो इनमें मंत्रियों के नाम में अरुण साव जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, रामविचार नेताम जी और विजय शर्मा जी को दिया गया है। अब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अरुण साव जी और विजय शर्मा जी जो तो हैं ये उप मुख्यमंत्री हैं। अब बाकी जो हैं सभी के सभी तो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में अभी 12 मंत्री हैं, याद रखिएगा, अधिकतम 13 हो सकते हैं, एक जो है आपका रिक्त है भी। तो अरुण साव जी को कौन कौन से विभाग प्राप्त हुए हैं इसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला नगरीय प्रशासन हो गया, विधि एवं विधायी कार्य हो गया, लोक विभाग हो गया, ठीक, आपका लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हो गया। तो इस तरीके से अरुण साव जी को विधि, विधायी एवं नगरीय प्रशासन प्राप्त है, याद रखिएगा। तो ये तीसरा हो गया। बृजमोहन अग्रवाल जी को स्कूली शिक्षा, संसदीय कार्य, क्लियर। इसके साथ साथ में पर्यटन, आया बात समझ में? क्लियर। आपका न्यास एवं धार्मिक, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो बृजमोहन अग्रवाल जी को संसदीय कार्य एवं पर्यटन, ये आपका चौथा हो गया। रामविचार नेताम जी को सभी आयोग मान के चलिए आप कौन कौन सा? तो एसटी, एससी, ओबीसी, क्लियर। इनके अलावा
कृषि एवं किसान कल्याण, ये भी याद रखिएगा। तो कृषि एवं किसान कल्याण, तो ये आपका एक हो गया। और विजय शर्मा जी को गृह मंत्री, जेल मंत्री हैं। आया बात समझ में क्लियर? पंचायत एवं ग्रामीण विकास है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 आपका विकल्प है क्या? तो ये बी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, कुनकुरी विधानसभा से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री हैं लोरमी विधानसभा से। विजय शर्मा जी जो हैं वो कवर्धा विधानसभा से संबंधित हैं। तो इन्हें सामान्य प्रशासन है, साथ साथ में खनिज आपका संसाधन है, जनसंपर्क है, वाणिज्य है, कर है, परिवहन, ये सब जो है वो विष्णुदेव साय जी के पास में है। ठीक। अरुण साव जी के पास में बात करेंगे तो लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि एवं विधायी कार्य, नगरीय प्रशासन, गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसको मैं आपको ट्रिक से याद किया करवाया हूं। सीएनए के सीरीज में आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल के विभागों का जो आवंटन है उसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था। इसके बाद अन्य मंत्री में अगर हम देखेंगे तो स्कूली शिक्षा बृजमोहन अग्रवाल जी का, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, कृषि एवं किसान कल्याण रामविचार नेताम जी के पास में है। ये प्रोटेम स्पीकर थे रामानुजगंज से, आपका इनका निर्वाचन क्षेत्र है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में भी ध्यान रखना है। 67,719 वोटों से विजयी होकर के छत्तीसगढ़ में इतिहास रखे हैं, अभी की सबसे अधिक मतों से विजयी हैं। इस आपका वर्तमान जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जो 2023 का आयोजन किया गया था उनमें सर्वाधिक मतों से विजयी याद रखना है। क्लियर है? इनके बाद केदार कश्यप जी हैं। तो केदार कश्यप नाम ध्यान रखिएगा, केदारनाथ से रिलेट कर लेते हैं। और इसमें क्या हुआ था तो हम जानते हैं कि बहुत बड़ा एक प्राकृतिक घटना घटित हुई थी जिसके कारण एक बड़ी आपदा आ गई थी। ठीक। तो हम क्या क्या आया था तो जल का बड़ा आपका प्रकोप मिला था, तो जल संसाधन इनके पास रहेगा। जलवायु, वन, ये कंट्रोल में नहीं थे, तो वन एवं जलवायु परिवर्तन याद रखिएगा। इसके बाद हमको विकास भी तो करना था। ठीक। तो याद रखिएगा कौशल विकास और सहकारिता जो है वो इनसे संबंधित है। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो आपका ओपी चौधरी सर जी, इनको याद रखना है, वित्त मंत्री है, वाणिज्य कर है, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, तो वित्त विभाग याद रखिएगा सर के पास में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम लखनलाल देवांगन जी याद रखना है, कोरबा से हैं। और आपका ओपी चौधरी सर जो है वो रायगढ़ विधानसभा से हैं। इसके बाद दयालदास बघेल सर जो है वो नवगढ़ विधानसभा से हैं। इनके पास अगर हम बात करेंगे तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जो है वो दयालदास बघेल सर के पास है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो श्याम बिहारी जायसवाल सर हैं जो कि चिकित्सा शिक्षा इनके पास है, साथ ही साथ में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो है ये याद रखना है। इसके बाद हम टंकराम वर्मा सर को देखते हैं, तो ये आपका याद रखना है कि खेल कूद युवा कल्याण जो है वो टंकराम वर्मा सर के पास में है। लक्ष्मी रजवाड़े मैम के पास महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण जो है वो लक्ष्मी रजवाड़े मैम के पास में है। क्लियर? तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल के विभागों को भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 चरणों में संपन्न हुआ, तो बिल्कुल ये सही कथन है। 7 नवंबर को प्रथम चरण में और 17 नवंबर को दूसरे चरण में संपन्न होता है, तो ये कथन तो सही है। सबसे कम मतों से विजयी आसाराम नेताम भानु प्रतापपुर से संबंधित है, तो ये कथन जो है वो गलत है। आसाराम नेताम जी सबसे कम मतों से विजयी तो हुए हैं लेकिन ये कांकेर विधानसभा से संबंधित है। भानु प्रतापपुर निर्वाचन क्षेत्र जो है उनसे विजयी जो है वो सावित्री मंडावी जी हैं। आया बात समझ में क्लियर? तो याद रखिएगा ये कथन गलत हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में 19 महिला उम्मीदवार विजयी हुई हैं, बिल्कुल सही है। अब तक का इतिहास सबसे ज्यादा आपका महिलाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में 19 महिला विजयी हुई हैं।
इसके बाद छत्तीसगढ़ में रामविचार नेताम सर जो है वो प्रोटेम स्पीकर हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र रामानुजगंज है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो प्रोटेम स्पीकर है उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो याद रखिएगा रामानुजगंज जो है वो निर्वाचन क्षेत्र है, इसे भी आप याद रखें। तो आपका सबसे कम मतों से कौन? आशाराम नेताम जी विजयी हुए, कांकेर से हैं। सबसे अधिक मतों से कौन? आपका बृजमोहन अग्रवाल जी, याद रखना है, रायपुर दक्षिण से विजयी हुए हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ तथ्यों को देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट 90 होते हैं, जिसमें अनारक्षित में 51, एसटी में 29 और एससी में 10 सीट हैं। इस प्रकार से ये सीटों का विभाजन है। अगर हम बात करेंगे तो चरण 2 चरण में चुनाव संपन्न होता है, 7 नवंबर और 17 नवंबर को होता है, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आता है। और ये 3 दिसंबर को परिणाम जो है ध्यान रखना है। इसमें अगर हम गणपूर्ति के रूप में अगर हम बात करेंगे तो 1/10 जो है वो गणपूर्ति के लिए आवश्यक होता है, जिसमें आप ध्यान रखेंगे तो 90 का 1/10 कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाता है। लेकिन कम से कम गणपूर्ति के लिए 10 सदस्य का होना अनिवार्य है, इसलिए आप कभी भी 9 विकल्प का चयन न करें, 10 आंसर लगाएं कि गणपूर्ति छत्तीसगढ़ में अगर विधानसभा सीट के लिए कितना, तो 10 सीट याद रखना है। क्लियर है? न्यूनतम 10 सीट होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है, जिसमें 54 सीट जो है वो बीजेपी के पास में, इसके साथ 35 सीट जो है वो कांग्रेस के पास, और एक जो है वो याद रखिएगा जीजीपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है पाली तानाखार से संबंधित है। क्लियर? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपका मिला है निर्वाचन में अगर विजयी हुए हैं जीजीपी जो है उनका क्षेत्र क्या है, तो पाली तानाखार याद रखना है। क्लियर? ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा है? तो सेराडांड याद रखना है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संगवारी मतदान केंद्र की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 900 है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 2 चरणों में चुनाव संपन्न होता है, जिसमें प्रथम चरण में अगर हम बात करते हैं तो 20 विधानसभा सीटों के लिए था। सबसे ज्यादा वोट जो है वो बस्तर में पड़ता है और सबसे कम जो है वो बीजापुर में। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो 17 नवंबर को दूसरे चरण में 70 सीटों पे चुनाव होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो आपका मत जो होगा वो कुरूद में पड़ेगा और सबसे कम जो है वो रायपुर उत्तर में है। इसलिए आपको अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा कहां, ठीक, ये तो चरणों के आधार पर है, सबसे ज्यादा कहां, तो सबसे ज्यादा आप कुरूद आंसर लेना और सबसे कम कहां, तो बीजापुर आंसर लेना है। ये बातों को ध्यान रखना है। ठीक, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। अब हमारा इसमें अगर हम देखेंगे तो हम पढ़ चुके हैं कि बृजमोहन अग्रवाल सर को सबसे ज्यादा मतों से विजय हुआ है 67,719 से। ठीक, आपका याद रखेंगे रायपुर दक्षिण से है। आशाराम नेताम सर जो है वो कांकेर से संबंधित है, 16 मतों से ही विजयी हुए थे, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं में अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मी रजवाड़े मैम जो महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री हैं, ये सबसे अधिक मतों से विजयी हुए हैं, लगभग 43,962 मतलब 44,000 वोटों से विजयी हुई हैं। और गोमती साय मैम जो है वो 255 वोटों से विजयी होती हैं। याद रखिएगा, लक्ष्मी रजवाड़े मैम जो है वो भटगांव निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है और गोमती साय मैम जो है वो सबसे कम महिलाओं में याद रखिएगा, सबसे कम में तो आशाराम नेताम जी जो है वो आपका कांकेर से 16 मतों से सबसे कम वोटों से विजयी हुए हैं, लेकिन महिलाओं में सबसे कम जो है वो गोमती साय जी जो है। इस बातों को भी ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक, पत्तलगांव निर्वाचन क्षेत्र है इनका, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस में सत्य कथन है। ध्यान रखिएगा, तेंदुपत्ता को सबसे पहले तो हरा सोना कहा जाता है, ये आप याद रखें। ठीक, अब तेंदुपत्ता की बात हम करते हैं तो ध्यान रखना है, तेंदुपत्ता में तो याद रखिएगा 5500 रुपए में खरीदी की जाएगी, इसको याद रखना है। साथ ही साथ में आप याद रखना ये प्रति मानक बोरा होगा। क्लियर है? और इसके अतिरिक्त 4500 रुपए जो है वो बोनस राशि दी जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। आया बात समझ में? क्लियर? ये दोनों बातें याद रखना है। अब मान लो अगर हम तेंदुपत्ता संग्रहण की निश्चित अवधि रख देते हैं, आया बात समझ में, तो
तो उस निश्चित अवधि से जो रखा गया है उससे 15 दिन अतिरिक्त, मतलब आगे आपका 15 दिन बढ़ा दिया जाएगा और तेंदुपत्ता का खरीदी की जाएगी, ये कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपए प्रति मानक बोरा में किया जाएगा, बिल्कुल सही है। बोनस के लिए 4500 रुपए, ये भी सही है। संग्रहण 15 दिन तक बढ़ाकर किया जाएगा, ये भी विकल्प सही है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, इस बातों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से तेंदुपत्ता के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक, जिसमें 5500 रुपए प्रति मानक बोरा है, बोनस 4500 है, संग्रहण मौजूदा दिनों से बढ़ाकर 15 दिन तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संग्राहकों को चरण पादुका हो गया एवं अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। क्लियर है, तो इस प्रकार से इसे भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान खरीदी 2023-24 से संबंधित कथन असत्य है पूछा जा रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा, धान खरीदी तिथि को 4 फरवरी तक बढ़ाया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना है। धान खरीदी के लिए 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन ध्यान रखना 4 फरवरी तक इस तिथि को बढ़ा दिया गया है। तो धान खरीदी जो है वो 4 फरवरी तक किया गया है। धान खरीदी का लक्ष्य 130 लाख मीट्रिक टन अनुमानित था, तो ये भी बिल्कुल सही है, 130 लाख मीट्रिक टन अनुमानित लक्ष्य रखा गया था, ध्यान रखना है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा ये कथन जो है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। आया बात समझ में, ध्यान रखें, 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है, इसलिए सी आंसर गलत हो गया। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए है रखा गया है, तो यह भी कथन सही है। 2183 धान सामान्य का है, ए ग्रेड में 20 रुपए आप ज्यादा कर दीजिए, मतलब 2203 रुपए जो है वो धान ग्रेड ए का हो जाएगा। क्लियर है, 2183 धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, सामान्य तो याद रखिएगा 2183। तो इस प्रकार से आंसर गलत कौन सा है, तो सी आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे उससे पहले तथ्यों को ध्यान लेते हैं। धान की खरीदी याद रखना 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्धारित थी, लेकिन 4 फरवरी तक बढ़ाया गया है, इसे भी याद रख लें। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 20 क्विंटल नहीं 21 क्विंटल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो महिला विधायक हैं इनकी बात कर लेते हैं और निर्वाचन क्षेत्रों को भी हम देख लेते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में विजयी हुई हैं, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो शेष राज हरवंश जी जो हैं वो ध्यान रखिएगा पामगढ़ से संबंधित है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ब। विद्यावती सिद्धार्थ जी जो हैं वो लैलूंगा से हैं, तो ये हो जाएगा आपका द। उत्तरी गणपत जांगड़े जी जो हैं वो सारंगढ़ विधानसभा से हैं, तो ये अ। और भावना बोहरा जी जो हैं वो पंडरिया से हैं, तो ये आपका हो जाएगा आपका स। तो ब द अ स याद रखिएगा, तो ब द अ स, इसलिए पहला विकल्प इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो 19 महिलाएं विजयी हुई है ये उनका निर्वाचन क्षेत्र है। जैसे लक्ष्मी राजवाड़े मैम महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री है, तो याद रखिएगा इनका निर्वाचन क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भटगांव से संबंधित है। क्लियर है, तो इस प्रकार से ये 19 महिला विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है आपका हाल ही में छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता किन्हें नियुक्त किया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने वन लाइनर पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। वन लाइनर में अगर हम बात करेंगे तो महाधिवक्ता जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा प्रफुल्ल भारत जी को जो है वो महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा ये सतीश चंद्र वर्मा जी का स्थान लेंगे। साथ ही में अगर हम बात करेंगे तो रीना कंगाले मैम की बात करें तो ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। रमेश सिन्हा सर जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश हैं और अरविंद कुमार वर्मा सर को हाल ही में 16वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। रमेश सिन्हा सर मुख्य न्यायाधीश हैं और
हम जानते हैं कि कुल न्यायाधीशों की संख्या 22 है छत्तीसगढ़ में, जिनमें 16वें न्यायाधीश के रूप में अरविंद कुमार वर्मा सर को जो है वो नियुक्त किया गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमको याद रखना है। महाधिवक्ता में अगर हम बात करेंगे तो प्रफुल्ल भारत सर है, जो सतीश चंद्र वर्मा सर का स्थान लेंगे। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है आपका गणतंत्र दिवस परेड विशेष में छत्तीसगढ़ की कौन सी झांकी है? आया बात समझ में क्लियर? इस बार कौन सी झांकी जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व की थी? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, आदिम जन संसद जो है वो छत्तीसगढ़ के झांकी जो है आदिम जन संसद, वो गणतंत्र दिवस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व की थी। आया बात समझ में? इसमें था क्या, ये भी हम बातों को समझ लेते हैं। ठीक, सबसे अगर बात करेंगे तो कोमाराम भीम जो है वो याद रखिएगा तेलंगाना से संबंधित था। कर्तव्य पथ जो है मध्य प्रदेश हो गया, गोडो हो गया जो गुजरात से हो गया। आदिम जन संसद जो है वो कहां से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। इसमें है क्या, तो ये मुरिया दरबार को दर्शाया गया था। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे तो बड़े डोंगर का लिमऊ राजा भी जो है इनका केंद्रीय विषय था। हम जानते हैं कि आपका राजा के उपस्थिति में जो है वो किन्हीं भी चीजों का निर्णय लिया जाता था। यदि अगर राजा अनुपस्थित हो तो ऐसे के समय में हम क्या करते थे, एक नींबू को रख लेते थे और राजा के रूप में उसे मान करके सर्वदलीय रूप में निर्णय लिया जाता था। तो नींबू को ही हम लोग क्या बोल दिए, लिमऊ। राजा की अनुपस्थिति में हम उन्हें राजा रूप में मान रहे हैं, इसलिए लिमऊ राजा जो है वो बड़े डोंगर का लिमऊ राजा जो इनका केंद्रीय विषय था। आया बात समझ में क्लियर? तो इस प्रकार से जो था वो क्या था आपका छत्तीसगढ़ की आदिम जन संसद। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और ये है आपका रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कथन असत्य है। तो ध्यान रखिएगा, श्री रामलला दर्शन योजना की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, इनमें 18 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष के आयु तक के लोगों को पात्र रखा गया है। साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। खास बात ये याद रखना है कि स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि अगर हम श्री रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं तो जो प्रथम चरण में आया बात सुनने 55 वर्ष से आयु के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कथनों पर विचार कर लेते हैं। इस योजना में 18 से 75 वर्ष तक के आयु के लोग पात्र होंगे, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ले जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़िया लोगों को महत्व देंगे ना, इसलिए मूल निवासी होना अनिवार्य है। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर दर्शनार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यह भी सही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा मतलब 22 जनवरी के दिन छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस मनाया गया था, तो यह भी सही है। आया बात समझ में? ड्राई डे घोषित किया गया था, ये भी बातों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाने से पहले अगर बात कर लेते हैं तो श्री रामलला का दर्शन 55 वर्ष से ऊपर हर साल 20,000 दर्शनार्थियों को दर्शन कराएंगे। ठीक, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाने पर, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने पर और 55 वर्ष से यदि आयु ऊपर होता है तो प्रथम चरण में ऐसे पात्र 18 से लेकर के 75 वर्ष तक की आयु के लोग होंगे। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका पद्मश्री पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त नहीं हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, 2023 हम पढ़ चुके हैं, 3 लोग थे, एक उषा बारले मैम, दूसरा अजय मंडावी सर और तीसरा डोमन सिंह कुंवर सर। ये 3 लोग जो थे वो पद्मश्री 2023 प्राप्त करते हैं। अभी क्वेश्चन आपको पद्मश्री पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इस साल भी 3 लोगों को दिया गया है। अब ये 3 कौन कौन से हैं? तो एक नाम याद रखना है जागेश्वर यादव सर, दूसरा हेमचंद मांझी और तीसरा रामलाल बरेठ याद रखना है। तो ये 3 जो है इन्हें आपका 2024 में पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की गई है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिरहोर भाई के नाम से फेमस जागेश्वर यादव जी, हेमचंद मांझी जी जो है नारायणपुर से संबंधित है, वैद्य के काम करते हैं। आया बात समझ में? रामलाल बरेठ जो है कथक से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अजय मंडावी सर जो हैं वो 2023 में आपका पद्मश्री ग्रहण किए हैं, इसलिए याद रखिएगा
किन्हें प्राप्त 24 में नहीं हुआ है, तो 24 में नहीं, इन्हें 23 में प्राप्त हुआ था, इसलिए विकल्प जो है वो डी जो है वो गलत आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में, मतलब इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको याद रखना था। तो ये जागेश्वर यादव सर जो है वो जसपुर से, हेमचंद मांझी नारायणपुर सर, और रामलाल बरेट जो है वो रायगढ़ से संबंधित है, ये इनका निवास स्थल है। क्लियर है, तो इस प्रकार से इतने चीजों को आपको याद रखना था। उम्मीद करता हूं कि आज का सीरीज आपको समझ में आया होगा। आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक उपलब्ध कराया जा सके और आपको रिवाइज कराया जा सके, इसी उद्देश्य के साथ में एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चनों के सीरीज के माध्यम से आपको रिवीजन कराने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएगा। साथ ही साथ में आप पटेल ट्यूटोरियल का मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर जितने भी सोशल साइट है उस पर आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको समय समय पर ऐसे वीडियो आपको प्राप्त होते रहे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।